Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious. Welcome to your own channel, You Are Nurse. जैसे कि आपको पता है कि हमने माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हमने कल वेक्टर के बारे में बात की थी और टाइप्स ऑफ वेक्टर की भी बात की थी। हमारे साथ दो टाइप थे, मैकेनिकल वेक्टर एंड बायोलॉजिकल वेक्टर। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे आज। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शन के इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है, द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली पैथोजन इन द बॉडी इज नोन एज इन्फेक्शन। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से भी स्पेशली कौन इंटर हो जाए, जब स्पेशली हमारे साथ इंटर हो जाए पैथोजन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। आसान तरीके से समझो कि जब भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पैथोजन, सॉरी इन्फेक्शन। ठीक है, कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंट्री लेता है, ठीक है, तो यानी कि जो भी वायरस वायरस हो, बैक्टीरिया हो, पोरोजाइट हो, हेलमिंथस हो, वर्म हो, जो भी कुछ हो, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर आ जाए, सिर्फ क्या आ जाए, हमारे बॉडी के अंदर आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। यानी द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ बॉडी में इंटर हो जाते हैं और स्पेशली कौन, स्पेशली हमारे साथ पैथोजन, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब हमारे साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन का मतलब यह है कि यहाँ पर सिर्फ हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इंटर होगा, डिजीज काज करे या ना काज करे, तब भी हम इसको क्या कहेंगे, इन्फेक्शन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ एंट्री तो हो जाता है। अब आगे आगे वो डिजीज काज करे या ना काज करे, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है इसकी वायरुलेंस पे, मतलब कि इसकी एबिलिटी है कि डिजीज को काज करे या इसकी एबिलिटी नहीं है कि डिजीज को काज करे। अगर हम इन्फेक्शन के सही मायने से इंट्रोडक्शन करें तो हमारे साथ जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे साथ ऐसे एजेंट होता है जो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री लेता है, प्लस इम्यून रिस्पांस को क्या करता है, ट्रिगर करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजन। ठीक है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस यहाँ पर अपने फर्क को समझना है। ठीक है, कि द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो हमारे साथ डिजीज काज करे या ना काज करे, सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। अब देखो, हमारे साथ एक है पैथोजन, दूसरा है एंटीजन और तीसरा है हमारे साथ हैप्टन। अब इन तीनों में फर्क समझिए। जो एंटीजन और पैथोजन है, ये हमारे साथ तकरीबन सेम ही चीज है। ठीक है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री लेता है और इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करता है, यानी कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाते हैं, इन्फ्लेमेशन काज हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं या एंटीजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब ऐसा एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द बॉडी जो कि डिजीज को काज ना करे, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर ना करे, तो ऐसे एजेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे एजेंट को हम कहते हैं हेप्टन। ठीक है, अब पैथोजन, एंटीजन ये डिजीज काज करेगा, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा। ठीक है, और जो हेप्टन है वो ना इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, ठीक है, और ना डिजीज को काज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, इन्फेक्शन है। उसके बाद हमारे साथ है इंक्यूबेशन पीरियड। या इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है, the period of proliferation of microorganisms to show sign and symptom after their entry in a body is known as a incubation period। आसान तरीके से समझो, बहुत आसान कंसेप्ट है। ठीक है, हमारे साथ इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, डन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर
इंटर हो गया। और यहाँ पर स्पेशली हम केस लेंगे पैथोजन का, क्योंकि पैथोजन क्या होता है? पैथोजन हमारे साथ डिजीज काज करता है, ठीक है? अब हमारे साथ इन्फेक्शन हो गया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आ गया। अब उस टाइम से, जिस टाइम पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ था, उस टाइम से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होने तक, इसके बीच में जो भी टाइम लगता है, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है? फिर समझो, द पीरियड ऑफ प्रोलिफरेशन, ये भी फिर मैं बताता हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड में क्या क्या होता है, लेकिन अपने पहले ये समझना है कि इनहिबिशन इंक्यूबेशन पीरियड असल में है क्या चीज। द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होने तक। साइन एंड सिम्टम्स का मतलब जो बीमारी का जो असरात होते हैं, ठीक है, तो यानी कि एंट्री से लेकर बीमारी के फर्स्ट असरात अपीयर होने तक, इनके बीच में यानी एंट्री और साइन एंड सिम्टम्स के, साइन एंड सिम्टम के अपीयर होने तक इसके बीच जो टाइम लगता है, इसको हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? देखो, द पीरियड ऑफ प्रोलाइफरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस पीरियड में जो है ना हमारे साथ क्या करेगा? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो प्रोलाइफरेशन करेगा। प्रोलाइफरेशन का मतलब ये हुआ कि ये अपनी कॉपीज बनाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है? अब द पीरियड ऑफ प्रोलाइफरेशन यानी क्या? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोलाइफरेशन। अब ऐसा तो नहीं होता है ना, फॉर एग्जांपल हमारे साथ इन्फेक्शन हुआ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ गया और डायरेक्टली डिजीज को काज करे। नहीं, इस तरह नहीं होता है। हर एक पैथोजन का, हर एक एंटीजन का अपना इन्फेक्टियस डोज होता है। क्या होता है? हर एक पैथोजन या एंटीजन का क्या होता है? सॉरी। हर एक पैथोजन या एंटीजन का हमारे साथ इन्फेक्टियस डोज होता है। अब इन्फेक्टियस डोज किसे कहते हैं? इन्फेक्टियस डोज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक बैक्टीरिया है जिसका नाम देते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। अब फॉर एग्जांपल इसको डिजीज काज करने के लिए उसको 1 लाख कापी बनाने हैं, ठीक है? तब जो है ना वो हमारे साथ डिजीज काज कर सकते हैं। अब अगर इसके 1 लाख कॉपी नहीं बनेगी तो ये डिजीज काज नहीं कर सकेगी, ठीक है? अब अगर इसकी 1 लाख कॉपी बन गए तो तब जो है ना ये हमारे साथ डिजीज को काज करेगी, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डोज, द डोज विच इज रिक्वायर टू काज डिजीज। वो डोज जो कि डिजीज को काज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होता है, उसको बनाना होता है। तो उसी डोज के लिए वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा, अपना कॉपीज बनाएंगे, ठीक है? तो ऐसे पीरियड को हम क्या कहते हैं? ऐसे पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो इन्फेक्शियस पीरियड होता है वो बनाने की कोशिश करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोलाइफरेशन, ठीक है? अब ये किस कौन से पीरियड में करते हैं? ये हमारे साथ करता है इन इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड में असल असल में क्या है कि यानी कि एंट्री से लेकर उसके रिप्रोडक्शन में जितना टाइम लगता है, और रिप्रोडक्शन के होने के बाद यानी कि इन्फेक्शियस डोज को पूरा होने के बाद जो साइन एंड सिम्टम्स, जो बीमारी वो कॉज करता है, उस बीमारी को स्टार्ट होने तक जो पीरियड लगता है, जो टाइम लगता है, जो टाइम पीरियड लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। अगर इससे भी मैं आसान समझाऊं तो मैं क्या कहूंगा कि एंट्री से लेकर डिजीज को स्टार्ट होने तक जितना टाइम लेता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है? डन। अब देखो, उसके बाद हमारे साथ है प्रोड्रोमल पीरियड। क्या है? प्रोड्रोमल पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड क्या है? इट इज द इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यहाँ पर सिम्टम्स अपेयर हो चुके होंगे, ठीक है, ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज एंड द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन। यानी कि मैं अगर आपको इंतहाई आसान तरीके से समझाऊं ना, इंक्यूबेशन और प्रोड्रोमल पीरियड दोनों। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? हमारे साथ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होगा,
ठीक है? उसके बाद वो अपना प्रोलिफरेशन करेगा, कॉपीज़ बनाएगा और डिज़ीज़ को कॉज़ करेगा, ठीक है? तो एंट्री से लेकर डिज़ीज़ को कॉज़ करने तक जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम इन्क्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है? अब हमारे साथ क्या हो गए, साइन एंड सिम्पटम्स अपीयर हो गए। यानी कि साइन एंड सिम्पटम्स अपीयर हो चुके हैं, हमारे साथ डिज़ीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो डिज़ीज़ स्टार्ट होने तक, एंट्री से नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की एंट्री से नहीं, डिज़ीज़ के स्टार्ट होने तक, डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट तक जितना टाइम लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की एंट्री से लेकर डिज़ीज़ को स्टार्ट करने तक जो पीरियड है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है? अब डिज़ीज़ को स्टार्ट करने से यानी डिज़ीज़ को स्टार्ट होने से डिज़ीज़ को ट्रीट करने तक जितना टाइम लगता है, इसको हम प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे साथ है प्रोग्नोसिस। सो व्हाट इज़ प्रोग्नोसिस? द प्रेडिक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ अ डिज़ीज़। प्रोग्नोसिस में हम क्या करेंगे? प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है? यानी कि हम अंदाज़ा लगाएँगे कि ये जो अंडरलाइंग काज़ है, ये जो अंडरलाइंग डिज़ीज़ है, ये हमारे साथ मतलब क्यूर की तरफ जा रहा है या और भी हमारे साथ बढ़ रहा है। तो ऐसा हम क्या करेंगे? प्रेडिक्शन करेंगे। ऐसे ही हम जो है ना अ, मतलब प्रेडिक्शन करेंगे कि ये बीमारी हमारे साथ क्या ठीक होने जा रही है या इससे भी खराब होता जा रहा है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिक्शन। यानी कि एक बीमारी का ये अंदाज़ा लगाना कि ये बीमारी हमारे साथ ठीक होने का है या ठीक होने का नहीं है, ठीक है? अगर ठीक होने का है, तो ये हमारे साथ ठीक होने में कितना टाइम लेगा, ठीक है? और अगर ठीक होने का नहीं है, तो ये हमारे साथ लाइफ़ लॉन्ग रहेगा, ठीक है? या 2 ईयर रहेगा, 6 ईयर रहेगा, कितना रहेगा, ठीक है? यानी कि इसका टाइम पीरियड का मालूम कर लेते हैं। उसमें हम जो है ना एक डिज़ीज़ के बारे में ये मालूम कर लेते हैं कि ये डिज़ीज़ ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर इसने ठीक होना है तो कितने टाइम में ठीक हो जाएगी, अगर इसने ठीक नहीं होना है तो और क्या-क्या प्रॉब्लम जो है ना ख़ास करेगी, ठीक है? तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोग्नोसिस, ठीक है? उसके बाद हमारे साथ है एपिडेमियोलॉजी। Epidemiology, the study of occurrence of disease, how, when, and where it occurs, and how it is transmitted. Well done. देखो, एपिडेमियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज, कि जब हम ये स्टडी करते हैं कि ये जो डिजीज है, ये हमारे साथ किस तरह आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोरोना वायरस की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं इस पर रिसर्च स्टडी स्टार्ट करूँ कि ये जो कोरोना वायरस है, ये हमारे साथ कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है? किस तरह आ गया, कब आ गया, ठीक है? और ये हमारे साथ किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। यानी कि यहाँ पर मैं अगर मोर स्पेसिफिक कर दूँ, द स्टडी ऑफ डिजीज़ एट एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है? अगर हम क्या करें, स्टडी करें डिजीज को एनवायरमेंटल कंडीशन पर, तो इसको हम क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। यानी कि हमारे साथ ये डिजीज किस तरह आ गया, कहाँ से आ गया, कब आ गया और इसका जो है ना ट्रांसमिशन यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक ये किस तरह ट्रांसमिट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक डिजीज सॉरी एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। अब देखो, एपिडेमियोलॉजी में भी हम क्या करते हैं? डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और पैथोलॉजी में भी हम क्या करते हैं? डिजीज़ की स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फ़र्क होना चाहिए कि जो एपिडेमियोलॉजी है, वो एनवायरमेंटल बेस है, ठीक है? और जो पैथोलॉजी है, वो हमारे साथ सेलुलर बेस है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, उसको हम डिजीज़ प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है? पैथोलॉजी में हम डिज़ीज़ प्रोसेस पढ़ते हैं और एपिडेमियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि ये डिज़ीज़ किस तरह आ गया, कहाँ से आ गया, कब आ गया और ये डिज़ीज़ एक बंदे से दूसरे बंदे तक किस तरह ट्रांसमिट होता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और अगर हमने ये पढ़ना हो कि ये डिज़ीज़ की और क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन है, किस तरह बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, किस तरह बॉडी में चेंजेस ला रहा है, इसका प्रोसेस किस तरह होता है, तो ये हम पैथोलॉजी स्टडी करते हैं, ठीक है?
अब जो एपिडेमियोलॉजी है, उसकी भी हमारे साथ क्या है सब ब्रांचेज़ हैं, जो कि क्या है एक एपिडेमिक डिज़ीज़ है, एक एंडेमिक डिज़ीज़ है, एक पेंडेमिक डिज़ीज़ है और एक स्पोरेडिक डिज़ीज़ है, ठीक है? अब देखो मैंने आपको बताया ना कि हम एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करना है बट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। द स्टडी ऑफ डिज़ीज़ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी, ठीक है? इन व्हिच वी विल सी दैट फ्रॉम वेयर द डिज़ीज़ इज़ कम, व्हेन इट कम्स एंड हाउ इट कम्स and how it will transmit from one person to another person, ठीक है? अब एपिडेमिक डिजीज क्या है? एन अनयूजुअल सडन onset ऑफ अ डिजीज, यानी कि एक डिजीज का हमारे साथ अचानक ब्रेकआउट होता है, यानी कि एक डिजीज हमारे साथ अचानक स्टार्ट होता है एक इलाके में, तो इसको हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक डिजीज कहते हैं, ठीक है? एन अनयूजुअल, ठीक है? सडन ऑनसेट यानी कि अचानक आ जाते हैं ऑफ अ डिजीज व्हिच ब्रेक्स आउट इन अ रीजन ऑफ अ कंट्री। ये क्या होगा? एपिडेमिक डिजीज में अपने ये याद रखना होगा, क्योंकि हमारे साथ इसमें बहुत सारे लोग गलत हो जाते हैं कि व्हाट इज एपिडेमिक डिजीज, व्हाट इज एंडेमिक डिजीज एंड व्हाट इज पेंडेमिक डिजीज। तो आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर जो एपिडेमिक डिजीज है वो हमारे साथ कंट्री के एक रीजन में होगा, कंट्री के एक रीजन में होगा, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? एपिडेमियोलॉजी। यानी कि कंट्री के एक रीजन में एक ऐसा डिजीज जो अचानक स्टार्ट हो जाए और जो है ना लोगों में स्प्रेड होना शुरू कर देता है, तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक डिजीज कहते हैं, ठीक है? जैसे हमारे साथ कॉलरा है, ठीक है? और एनी अदर डिजीज ब्रोकन आउट, या कोई और डिजीज हो जो हमारे साथ क्या हुआ हो, स्टार्ट हुआ हो, अचानक स्टार्ट हुआ हो एक इलाके में, तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं? ऐसे डिजीज को हम कहते हैं एपिडेमिक डिजीज, ठीक है? तो आपने क्या याद रखना है? इसमें अपने एग्जांपल रखना याद रखना है, कॉलरा है, ठीक है? उसके साथ-साथ अपने ये याद रखना है, इसमें हमारे साथ क्या होता है? रीजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है? दूसरे हमारे साथ है एंडेमिक डिजीज, अ डिजीज व्हिच इज यूजुअली फाउंड इन एन एरिया इन अ कंट्री। अब क्या होगा? यहाँ पर तो रीजन था, इधर क्या है? एरिया है। तो आपने ये जो है ना फ़र्क करना है कि जो एपिडेमिक डिज़ीज़ है, वो हमारे साथ रीजन में होगा और जो एंडेमिक डिज़ीज़ है, वो हमारे साथ क्या होगा? वो हमारे साथ होगा एक इन एरिया, ठीक है? तो ऐसे डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं? ऐसे डिज़ीज़ को हम कहते हैं एंडेमिक डिज़ीज़, ठीक है? जैसे हमारे साथ क्या है? एक मिनट दीजिएगा। जैसे हमारे साथ देखो, अ डिजीज़ व्हिच इज़ यूजुअली फाउंड, कहते हैं कि वो डिजीज़ जो अक्सर हमारे साथ एक एरिया में मौजूद होता है किसी भी कंट्री में, तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, जैसे टाइफाइड, ठीक है? तो इसका भी आपने एग्ज़ाम्पल याद रखना है, ठीक है? उसके बाद हमारे साथ पेंडेमिक डिजीज़ है, एंड एपिडेमिक डिजीज़ दैट अकर वर्ल्ड वाइड। अब मैंने आपको बताया ना पहले से कि जो है एपिडेमिक डिजीज़ होता है, वो हमारे साथ एक इलाके में स्टार्ट हो जाता है, जो क्या होता है, इसकी अकरेंस क्या होता है? सडन होता है, उसके साथ-साथ जो है ना वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जो है ना तेज़ी से फैल रहा होता है, तो ऐसे डिजीज़ को हम एपिडेमिक कहते हैं। लेकिन यही डिजीज़ जब फैलाव होने की वजह से जब ये हमारे साथ वर्ल्ड वाइड बन जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ अगर कोरोना की बात की जाए, तो हमारे साथ जो कोरोना था वो सबसे पहले क्या था? पेंडेमिक था। तो पेंडेमिक से आहिस्ता-आहिस्ता बन गया एंडेमिक, एंडेमिक से हमारे साथ फिर बन गया पेंडेमिक, यानी कि पूरे दुनिया को इसने इफ़ेक्ट किया था, ठीक है? तो ये हमारे साथ क्या है, जो कि पूरे दुनिया ऐसा डिज़ीज़ जो पूरे दुनिया को अफ़ेक्ट करता है, ऐसे डिज़ीज़ को हम क्या कहेंगे? ऐसे डिज़ीज़ को हम पेंडेमिक डिज़ीज़ कहते हैं। अब अगर मैं अब और भी आसान तरीके से मैं आपको समझा दूँ कि हमने एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक के डिज़ीज़ में हमने किस तरह फ़र्क करना है। तो देखो जो एपिडेमिक डिज़ीज़ है, इसमें जो है ना 1 या 2 गाँव होते हैं या 3 गाँव होते हैं, ठीक है? जिसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है? लेकिन जो एंडेमिक होता है, एंडेमिक में हमारे साथ एक क्या होता है, सूबा होते हैं या 2 सूबे होते हैं, ठीक है? एक मुल्क में, ठीक है? और जो पेंडेमिक है इसमें 1 मुल्क होता है, 2 मुल्क होते हैं, 3 मुल्क होते हैं, मल्टीपल मुल्क होते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड हमारे साथ हो जाता है, ठीक है? उसके बाद स्पोरेडिक डिज़ीज़ है। जो स्पोरेडिक डिज़ीज़ क्या है? अ डिज़ीज़ व्हिच इज़ फाउंड हियर एंड देयर एट अ इंटरवल। फॉर एग्ज़ाम्पल टीबी, ऐसा डिज़ीज़ जो कि 100 बंदों में से 1 बंदे का हो और 99 का ना हो, ये ना हो, ठीक है? या फिर जो है ना 200 बंदों में से 1 बंदे का हो और 199 का ना हो, ठीक है?
यानी कि यहाँ और वहाँ पर मौजूद होता है। तो ऐसे डिजीज़ यानी कि बहुत कम मौजूद होता है, रेयर केसेस में मौजूद होता है। ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? ऐसे डिजीज़ को हम कहते हैं स्पोरेडिक डिजीज़ और इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? इसका एग्ज़ाम्पल है टीबी, ठीक है? उसके बाद हमारे साथ है आइसोलेशन, क्वारंटाइन, इन दोनों में आप जो है ना फ़र्क समझिए। Isolation, separation of infected person for a period of communicability of the disease, of the disease। देखो, separation of infected person for a period of communicability of the disease। जो isolation और क्वारंटाइन है, इस दोनों में हमने इंडिविजुअल को, किसी भी एनिमल को हमने क्या करना है? आइसोलेट करना है। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो आइसोलेशन है, उसमें हमारे साथ ऑलरेडी क्या होगा? इन्फेक्टेड पर्सन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता दूँ कि एक बंदा है, जो कि हमारे साथ क्या है? कोरोना वायरस से क्या हुआ है? इफ़ेक्टेड हुआ है। अब ये हमारे साथ बहुत पॉसिबल है कि ये एक मतलब दूसरे बंदे को क्या करे? इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र करे। तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उसको हम जो है ना आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट का मतलब ये है कि हम उसको कम्युनिटी से अलग करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आइसोलेशन में हमारे साथ क्या होता है? इन्फेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है? तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, मतलब कम्युनिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेबिलिटी का मतलब ये होता है फैलाव, ठीक है? तो एक फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ एक ऐसा बंदा है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल या कंटीजियस डिजीज हम उस डिजीज को कहते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। अब एक ऐसा बंदा जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें, ठीक है, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक मुंतकिल हो सकता है वो डिजीज, तो उसको हम क्या करेंगे? उस डिजीज को फैलाव से बचा उस डिजीज को फैलाव से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? उस बंदे को सोसाइटी से हम लेंगे और जो है ना उसको सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे ताकि ये जो बीमारी है ये फैल ना जाए और मतलब बीमारी को फैल जाने से क्या करेंगे? हम इसको रोकेंगे, ठीक है? तो किस तरह रोकेंगे? आइसोलेशन के ज़रिए से रोकेंगे। जब हम इसको क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे तो वो किसी से मिलेगा नहीं। जब वो किसी से मिलेगा नहीं तो इसके साथ हाथ नहीं मिलाएगा। जब उसके साथ हाथ नहीं मिलाएगा तो हमारे साथ डिज़ीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी, ठीक है? उसके बाद हमारे साथ है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन देखो, क्वारंटाइन में हमारे साथ होता है लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ अपैरेंटली वेल पर्सन। यहाँ पर क्या होगा हमारे साथ? आइसोलेशन होगी, लेकिन किस चीज़ का होगा? वेल पर्सन का होगा, इन्फेक्टेड पर्सन नहीं होगा। लेकिन आइसोलेशन में हमारे साथ क्या होता है? इन्फेक्टेड पर्सन होता है। क्या होता है? इन्फेक्टेड पर्सन होता है और क्वारंटाइन में हमारे साथ वेल पर्सन होता है, सेहतियाब पर्सन होता है। लेकिन क्यों हम इसको क्वारंटाइन करते हैं? क्यों हम इसको अलग कर लेते हैं? लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ अपैरेंटली वेल पर्सन और एनिमल हू हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू द इन्फेक्टियस डिजीज़ फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज़। हम क्या करेंगे? हम इस बंदे को हाँ, यहाँ पर आइसोलेट करेंगे जो किसी ऐसे बंदे के साथ मिला हो जिसके अंदर क्या हो? कम्युनिकेबल डिजीज़ हो। क्या हो? कम्युनिकेबल डिजीज़ हो। तो उसको हम फ़ौरन क्या कर लेते हैं? उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं और जो भी एक डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि जितने दिन में वो अपना साइन एंड सिम्पटम्स ज़ाहिर करता है, उसी के मुताबिक हम क्या करते हैं? उसी बंदे को आइसोलेट करते हैं। तो जब अकॉर्डिंग टू प्रोड्रोमल पीरियड इसमें साइन एंड सिम्पटम्स अपीयर नहीं हो जाते, तो हम कहते हैं कि ये बंदा बस बच गया है, ये हमारे साथ इन्फेक्टेड नहीं हुआ, इसको बस बस फ्री कर दो, ये हमारे साथ फ्री है, वेल पर्सन है, ठीक है? और अगर इसी इंक्यूबेशन पीरियड में इसके ऊपर हमारे साथ साइन एंड सिम्पटम्स आ गए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इसको फिर हम आइसोलेट कर लेते हैं क्योंकि हम कहेंगे कि इसके इसमें हमारे साथ क्या हुआ है? इन्फेक्शन ट्रांसफर हो गया है, ठीक है? यानी कि इन आइसोलेशन में हम इन्फेक्टेड पर्सन को करते हैं ताकि डिजीज़ स्प्रेड ना हो सके, ठीक है? और क्वारंटाइन में हम क्या करते हैं? वेल पर्सन को या वेल एनिमल को हम आइसोलेट कर लेते हैं ताकि हम ये कन्फर्म करें कि आया इसमें डिजीज़ है या इसमें डिजीज़ नहीं है। अगर इसमें डिजीज़ हुआ, तो हम इसको आइसोलेट करेंगे, अगर इसमें डिजीज़ ना हुआ तो इसको हम फ्री करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे साथ है इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन? द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन और इंजरी व्हिच इज़ कैटेगराइज्ड बाय स्वेलिंग, हीट, रेडनेस एंड पेन। देखो, इन्फ्लेमेशन क्या होता है? ये हमारे बॉडी का क्या होता है? बॉडी का अपना ही रिस्पॉन्स होता है किस चीज़ के? किस चीज़ को? इन्फेक्शन को। किस चीज़ को?
इन्फेक्शन हो। ये बॉडी का अपना ही रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड इन्फेक्शन। क्यों? या जो है ना टुवर्ड इंजरी, ये क्या करें, इसको इस इन्फेक्शन को यानी कि जो एंटीजन हमारे साथ आया हुआ है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आया हुआ है, वो इसको किल करने के लिए या इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। और जो कार्डिनल साइन है इन्फ्लेमेशन का, जिसमें अब बहुत सारे एमसीक्यूज आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, वो हमारे साथ क्या है, स्वेलिंग है, वो जगह स्वेल हो जाएगी। वो उसके बाद हीट है, वहां पर मतलब वो जगह गर्म हो जाएगी। उसके साथ रेडनेस है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पर हमारे साथ रेडनेस आ जाएगी, और जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पर हमारे साथ पेन फील होगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे साथ क्या है, ये सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है। जो इन्फ्लेमेशन है हमारे साथ क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। क्योंकि जो भी हमारे साथ एंटीजन होता है हमारे बॉडी के अंदर आया है, तो बॉडी क्या करता है, उस एंटीजन को किल करने के लिए रिस्पॉन्स करता है, ताकि इस एंटीजन को हम क्या कर सके, किल कर सके, खत्म कर सके। तो इस वजह से हमारे साथ क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। और जहां पर इन्फ्लेमेशन होगी वहां पर स्वेलिंग होगी, वहां पर हीट होगा, वहां पर रेडनेस होगा, और वहां पर पेन भी होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब जो है ना, इंशाल्लाह इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और क्लासेस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिटी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वायरुलेंस, टॉक्सिन, टॉक्सिकेंट, एंटीजन, एंटीबॉडी, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, बैक्टीरियासाइड, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, वैक्सीन, ठीक है। ये सारे इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन है, फोमेट्स है, यूरेटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग है। तो हमारे साथ ये जो उसके बाद रूल ऑफ नर्सेज इन डिफरेंट यूनिट्स है, ठीक है। तो ये हमारे साथ इंशाल्लाह फिर ये चैप्टर हमारे साथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।